नमस्कार। क्राइम तक के इस शो में भी आपका स्वागत है। ये शो है सुनाओ संजय कानों देखी। वैसे तो संजय आंखों देखी सुनाते हैं, लेकिन ये संजय जहां काम करता है वहां आंखों देखी से ज़्यादा कानों देखी पर भरोसा करना पड़ता है। आंखों देखी इसलिए नहीं क्योंकि हम कोर्ट कचहरी कवर करते हैं और कोर्ट कचहरी में कैमरा जा नहीं सकता। कैमरा जा नहीं सकता तो आंखों देखी आपको दिखाएं कैसे? हम आंखों देखी आपको सुना सकते हैं। इसलिए इसी शो सुनाओ संजय कानों देखी में मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त संजय शर्मा। कोर्ट कचहरी के किस्से, कहानियां आपके साथ उस पर चर्चा करेंगे। और आज हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दो ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने आप को उस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। क्यों अलग किया? क्यों उन्होंने कहा कि किसी और बेंच में इसकी सुनवाई होनी चाहिए? और बात हम करेंगे नरेश शर्मा की, अर्जुन अवॉर्डी, 5 बार पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, शूटर हैं, निशानेबाज। उनका नाम पैरालंपिक की अभी जो टोक्यो में होने वाला है उस टीम में शामिल नहीं था और उसके लिए नरेश कुमार शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। चलिए भाई, सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत तो मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नरेश कुमार शर्मा को आईओसी, पैरालंपिक ओलंपिक कमेटी, वो उनका अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में उनके नाम को ऐड करे, शामिल करे किसी भी तरह से। थैंक गॉड नरेश कुमार शर्मा अब पैरालंपिक में भाग लेने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया आज सुबह और उसी समय कहा गया कि नरेश शर्मा 5 बार के पैरालंपिक्स में भाग ले चुके हैं। 50 मीटर शूटिंग में उनका जोर है, उनका प्रिय खेल है। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 6 अगस्त को सुनवाई कर रहा है, जबकि 2 अगस्त यानी आज के दिन चयन समिति को चयन टीम का ऐलान कर देना है, फाइनल कर देना है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई आई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो ओलंपिक ख़त्म होने को है, तो बताया गया कि ओलंपिक ने पैरालंपिक है, जिसके लिए आज टीम का सिलेक्शन कंप्लीट हो जाना है। आज टीम फाइनल नाम भेज देगी। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अपने दस्तावेज दीजिए, हम देखेंगे। थोड़ी देर बाद ये पता चल गया हम लोगों को कि जस्टिस खानविलकर की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। और बस कोर्ट की सुनवाई ख़त्म होने का टाइम जैसे आया, कोर्ट के कार्यकाल का उसी समय ये आदेश आया कि नरेश कुमार शर्मा का नाम अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में आईओसी को शामिल करने को कहा है और ये कहा है कि मंगलवार को हम इसकी सुनवाई करेंगे। आप हमारे आदेश की अनुपालना करके हमें रिपोर्ट दाखिल करिए कि आपने हमारे आदेश की पालना कर दी है। ये तो हुई अच्छी खबर। एक और खबर, बड़ी खबर ऐसी जिसने बहुत सारे एथिक्स को और बहुत सारे जो स्थापित कानूनी मान्यताएं हैं जो लोग सोचते हैं उसको भी सोचने पे मजबूर किया। केरल में ये 2016 का मामला है। केरल में कोच्चि के पास एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ एक चर्च के पादरी, चर्च के साथ स्कूल चलता है, चर्च का हॉस्पिटल भी है। उस पादरी ने 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, उसके साथ न केवल ज़बरदस्ती की, रेप किया, बल्कि जब वो गर्भवती हो गई फिर छुपे छुपे उसका 2017 में उसका एक बालक हुआ। और इसके बाद जब फादर रॉबिन को पता चला कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, मामला दर्ज हो गया है, तो वो विदेश भागने के चक्कर में था और पुलिस ने ऐन विदेश, जहाँ कोच्चि हवाई अड्डे पर उन्हें विदेश उड़ान भरने, फरार होने से पहले ही धर दबोचा। और उसके बाद वहाँ की अदालत ने उनको 20 साल कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि पॉक्सो एक्ट, वो लड़की नाबालिग थी, 11वीं में पढ़ती थी और उसको कई लंबे अरसे तक ये अपनी हवस का शिकार बनाता रहा फादर। और कोर्ट ने जब उनको 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई, तब तक 2017 फरवरी में उस पीड़िता लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब तक पता चला तब तक एबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। उसी चर्च के साथ सहयोग से चलने वाले हॉस्पिटल में उसने बच्चे को जन्म दिया। अब उसने केरल हाई कोर्ट में याचिका लगाई
सबसे पहले तो इन लोगों की बातचीत हुई और रॉबिन ने ये याचिका लगाई कि वो उस लड़की से, पीड़ित लड़की से शादी करना चाहता है। उसे कुछ दिन के पैरोल पर, जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इससे साफ मना कर दिया। अब पीड़ित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उस रॉबिन ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। इस पीड़ित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो किसी भी तरह से, माय लॉर्ड, वो उसके ऊपर कोई दया नहीं चाहती, वो ये नहीं चाहती कि उसकी सज़ा में रियायत की जाए, बस वो इतना चाहती है कि अब उसका बच्चा स्कूल में जाने लायक हो गया है, स्कूल में दाखिले के लिए फॉर्म पर पिता का नाम भी होना है। वो बच्चे के भविष्य को देखते हुए वो चाहती है कि रॉबिन के साथ वो शादी करे ताकि उस फॉर्म पर उसका नाम आ जाए, फादर का नाम आ जाए। ये लगभग 21-22 साल की है और रॉबिन लगभग 55 साल के आसपास का। लेकिन इसके बावजूद इसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। वो चाहती है कि उसके बच्चे को पिता का नाम मिल जाए, उसके बाद भले वो जेल में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाई कोर्ट के फैसले में उन्हें कोई भी खामी नज़र नहीं आती, लिहाजा वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। अब वो पीड़ित महिला, पीड़ित माँ क्या करेगी, ये आगे उसका भविष्य तय करेगा। लेकिन ये एक तरह के एथिक्स, जो कानून के एथिक्स हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं, चूंकि इस पॉक्सो एक्ट में जिसको सज़ा मिलती है वो नॉन कंपाउंडेबल है, यानी उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। अगर इन्हें दूसरी अर्जी लगानी है तो वो हाई कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं। एक और बड़ा मामला, फरीदाबाद के खोरी में अरावली की पहाड़ियों पर लोगों ने अतिक्रमण करके गांव बसा रखे हैं, फार्म हाउसेज हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जंगल की ज़मीन पर, अरावली की ज़मीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मानवता के आधार पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उनके कई विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी चीफ जस्टिस को और ये लिखा कि इन लोगों को जब तक इनका पुनर्वास नहीं हो जाए तब तक इनके मकान को, इनके घरों को ना तोड़ा जाए। लेकिन अभी 10,000 लगभग ड्वेलर्स हैं, जिसमें से 6,000 के करीब उसको ध्वस्त कर दिया गया है और अरावली की ज़मीन को खाली करा लिया गया है। इस पर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई, लेकिन अब देखा जाएगा कि उस याचिका का क्या भविष्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाइयों में साफ कर दिया है कि जंगल की ज़मीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा, उसे ज़रूर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। जो मैंने बात कही थी कि 2 ऐसे मामले आए सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें जजेज़ ने रिक्वेस्ट किया। एक पहला मामला तो कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आमने सामने हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, जिसमें आंध्र प्रदेश ने कहा कि तेलंगाना उनकी जो समझौता है, पंचाट का फैसला है, उसे मानने से इनकार कर रहा है और कृष्णा नदी जल के जो हिस्सा आंध्र प्रदेश का है उसे वो रोक रहा है, उसे वो दे नहीं रहा। इस पर चीफ जस्टिस NV रमणा ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि वैसे मैं दोनों ही स्टेट को बिलोंग करता हूं, लिहाजा ये अच्छा नहीं होगा कि मैं इस मामले की सुनवाई करूं। अव्वल तो मैं अपील करूंगा कि दोनों सरकारें आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट कर लें और समझौते से बातचीत बन जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो इस मामले की सुनवाई को दूसरी बेंच करे, क्योंकि वो उसी राज्य को बिलोंग करते हैं जिस राज्य से अब तेलंगाना बना है। तो इनका कहना था कि वो दोनों ही स्टेट से को बिलोंग करते हैं, दोनों स्टेट से, राज्यों से उनके संबंध हैं, लिहाजा वो इस मामले में सुनवाई नहीं करना चाहते हैं और सुनवाई से अपने आप को अलग करते हैं। दूसरा मामला आया जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उससे संबंधित मामला था जिसमें 25% डोमिसाइल के रिजर्वेशन का मामला था कि वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों को उसमें रिजर्वेशन दिया जाए। तो उस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने अपने आप को अलग कर लिया है और उनका कहना है कि अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ही आर्म्ड फोर्सेस में महिला अधिकारियों को परमानेंट स्थायी कमीशन देने के मामले में जितनी सारी और याचिकाएं, प्लीडिंग्स आई हैं, जिसमें उन सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने
डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पूरे रिसर्च के साथ और पूरे विस्तार के साथ अपना फैसला दे चुका है कि महिलाओं को उनकी एलिजिबिलिटी, योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन सेना और सशस्त्र बलों में दिया जा सकता है। लिहाजा अब जो भी किसी की शिकायत है वो कृपया सुप्रीम कोर्ट ना आए, वो आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल के पास जाएं और ट्राइब्यूनल उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसके अलावा 10वीं का मामला बहुत गर्म है और इसमें सीबीएसई ने एक नया फार्मूला दिया कि असेसमेंट का, छात्रों के असेसमेंट का। अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक याचिका है जिसमें एक 10वीं के छात्र की मां ने, वो छात्र प्राइवेट निजी तौर पर 10वीं की परीक्षा दे रहा है, तो जो स्कूल में जाते हैं, रेगुलर स्कूल में जाते हैं, उनके लिए तो ये अच्छा है कि वो असेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो प्राइवेट छात्र हैं उनका असेसमेंट कैसे होगा, इसको लेकर याचिका आई और ये कहा गया कि बाकी स्कूल के छात्रों का, स्कूलों में जो छात्र पढ़ते हैं वो तो 3 साल का असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट छात्र हैं उनका असेसमेंट कैसे होगा। इस पर क्या फॉर्मूला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को समय दिया है, मोहलत दी है और ये बताया है कि वो 4 हफ्तों में इस मामले में अपना फार्मूला लेकर कोर्ट के पास आए और वो बताए कि निजी छात्रों के लिए क्या किया जा सकता है। ये तो सुनाओ संजय कानो देखी में फिलहाल इतना ही। आगे रोज़ अदालतों में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर आम जनता को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो मैं आपको कोर्ट कचहरियों की युद्ध भूमि से, वहाँ जो मारामारी होती है, वहाँ जो मुकदमे लड़े जाते हैं, उनसे आपको वहाँ की कानो देखी बताऊँगा, क्योंकि कैमरे हम वहाँ ले जा नहीं सकते, वहाँ का दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको सुना ज़रूर सकते हैं। तब तक आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुकदमों के साथ। नमस्ते। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।